हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ मैंने सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था, उसके बाद हमने डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप को कवर किया था। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, सो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है सोर्सेस ऑफ लॉ, और इसके हमने 2 पार्ट हैं, एक तो फॉर्मल और दूसरा मटेरियल। मटेरियल जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लीगल और हिस्टोरिकल। लीगल में आता है नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल में है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, इक्विटी एंड कस्टमरी। ठीक है, लेजिस्लेशन क्या होता है? जो कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ होता है, जिसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है? तो प्रेसिडेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस को हम प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, जिनको कि फॉलो किया जाता है बाय द लोअर अथॉरिटी, लोअर कोर्ट्स। ठीक है, बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, कोर्ट्स। और कस्टम क्या होते हैं? कस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ बोले जाते हैं। कस्टम कैसा होना चाहिए? तो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी कि कस्टम कैसा होना चाहिए, जो कि बहुत टाइम से फॉलो किया गया है, लॉन्ग टाइम से, और उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बात करी थी कि कस्टम जो है वो वैलिड होना चाहिए और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कस्टम। और इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की बात आती है जब हमारे कोर्ट्स में ऐसा कोई मैटर आ जाता है जिससे रिलेटेड कोई लॉ जो है नहीं है, डिफाइंड लॉ जो है वो नहीं है, तो जजेस क्या करते हैं? इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेस पर जो है वो अपना डिसीजन देते हैं। ठीक है, और कस्टमरी, ठीक है, और कस्टमरी है, और इंटरनेशनल का कस्टमरी, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल देखेंगे, जुडिशियल डिसीजन है, और ट्रीटीज है, राइटिंग है। लेजिस्लेशन जो है वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेशन। प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग भी हो सकते हैं, परसुएसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कस्टम को फिर से उन्होंने कन्वेंशनल, लीगल, लोकल बोला है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ की। तो हमारे जो जॉन साल्मंड हुए हैं वो एक लीगल स्कॉलर थे। उन्होंने डिफाइन किया था कस्टम को 2 टाइप में। ठीक है, उन्होंने बोला था मटेरियल सोर्स और फॉर्मल सोर्स। मटेरियल सोर्स में हम देखते हैं मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ आर दो सोर्स, ऐसे सोर्स जो कि विच द लॉ गेट एट कंटेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट और मैटर जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो जो है वो ऐसे सोर्स, मटेरियल सोर्स जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, उनकी वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, मीन मटेरियल सोर्स ऐसे लॉ होते हैं जो कि हमें मिलते हैं कंटेंट और मैटर के बेस पर, बट उनकी जो है वो वैलिडिटी नहीं होती। और उसके बाद मटेरियल को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है, लीगल और हिस्टोरिकल। ठीक है, लीगल में हमने देखते हैं कि लीगल सोर्स क्या होते हैं? आर द इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं बाय द स्टेट। बोला है लीगल सोर्स आर द इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाते हैं बाय द स्टेट, विच क्रिएट करते हैं लीगल रूल, और दे आर अथॉरिटेटिव इन नेचर। वो क्या होते हैं? अथॉरिटेटिव इन नेचर होते हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेट के द्वारा यूज किए जाते हैं और क्रिएट करते हैं लीगल रूल। ठीक है, लीगल रूल, और वो क्या होते हैं? अथॉरिटेटिव इन नेचर होते हैं एंड फॉलो किए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है,
और वो अकॉर्डिंग टू सालमेन लीगल सोर्सेस क्या है ऑफ द इंग्लिश लॉ इज अ लेजिस्लेशन, हमारे लेजिस्लेशन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कस्टमरी और कन्वेंशन। लेजिस्लेशन में आ जाता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ, ठीक है, और प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं, जजेस के द्वारा दिया गया डिसीजन। और कस्टमरी होते हैं कि ऐसा कस्टम जो बहुत टाइम से फॉलो किया गया है और बाद में वो कस्टमरी लॉ बन गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि हमारी जो हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में शादियां 7 फेरों से ही मानी जाती थी। और उसी को देखकर हमने क्या किया, जब हिंदू मैरिज एक्ट बनाया उसमें भी हमने सेक्शन 7 में जब हम बात करते हैं सेरेमनीज ऑफ मैरिज की, तो वहाँ हम कस्टमरी लॉ को देखते हैं, जो कि ऐसा लॉ है जो कस्टम से लिया गया है। कन्वेंशन होते हैं पारंपरिक, और कन्वेंशंस के थ्रू आते हैं लॉ, वो होते हैं, ठीक है, जो कि लीगल सोर्स बोले जाते हैं। हिस्टोरिकल सोर्स जो होते हैं वो ऐसे सोर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं ऑफ लॉ एंड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू इट्स वैलिडिटी और अथॉरिटी, ठीक है, मतलब ऐसे लॉ जो कि क्या करें, इन्फ्लुएंस करें और डेवलपमेंट ऑफ लॉ की बात करें, और बट वो विदाउट गिविंग इफेक्ट टू इट्स अ वैलिडिटी और अथॉरिटी। ये जो सोर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल रूल को इनडायरेक्टली, एंड डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड हिस्टोरिकल इज दैट ऑल लॉ हैविंग द हिस्टोरिकल सोर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे लॉ होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द स्टेट मैनिफेस्ट, जिनके द्वारा क्या किया जाए, जो स्टेट है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मैनिफेस्ट इट्स विल क्या करे, काम करे। और इन जनरल स्टैट्यूट्स और हमारे प्रेसिडेंट है, जनरल स्टैट्यूट्स हैं, वो मॉडर्न फॉर्मल सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीटन क्या है, बाइंडिंग सोर्स है और परसुएसिव सोर्स है। बाइंडिंग सोर्स मीन ऐसे सोर्स जो कि जजेस जो है, जजेस आर बाउंड टू अप्लाई, ऐसे सोर्स जिनको क्या हो, जजेस भी बाउंड हो उनको अप्लाई करने के। इन ऑल केसेस एग्जाम्पल एज ए लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम, मतलब हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून और जुडिशियल प्रेसिडेंट और हमारे कस्टम, कोई कोई कस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जजेस को भी मानने पड़ते हैं। परसुएसिव होता है नॉट बाइंडिंग, जो कि बाइंडिंग उनको मानना ना मानना जो है वो हमारी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन बाइंडिंग सोर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे फॉरेन जजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, इक्विटी, जस्टिस एंड प्रोफेशनल ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं। किशोरानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस आया था। इस केस में क्या किया था, इस केस में इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इन इंडिया, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा केस ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का आया था, जिसमें जनरली यही बात करी थी कि इस जजमेंट में अफर्म किया था राइट टू डाई डज नॉट कम विद इन स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर्ट अफर्म दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि हर पर्सन को राइट टू डाई है, बट कोई भी पर्सन जो है, द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट राइट टू डाई अ डिग्निफाइड मैनर इज नॉट द सेम, ये सेम नहीं है राइट टू डाई एंड इन अननेचुरल वे, अननेचुरल तरीके से यदि कोई जो है अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो चीज़ जो है सेम नहीं है। नेक्स्ट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1978 में, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था सेक्शन 10 सब क्लॉज सी, द क्लॉज 3 सब क्लॉज सी
ऑफ द पासपोर्ट एक्ट इन 1967, ठीक है। और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का, इसमें रिजर्वेशन की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन से, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस का मीनिंग होता है कि the authority of the judicial precedent is based on the doctrine of stare decisis. The term stare decisis mean to not disturb the undisturbed. मतलब in other word, precedent that having been valid for long period, a long time, must not be disturbed. Doctrine of stare decisis का meaning होता है ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट जो कि बहुत टाइम से फॉलो किए गए हों और वो वैलिड हों, ठीक है। प्रेसिडेंट होंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट होंगे तो वो वैलिड तो होंगे, ठीक है। बोला है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जब भी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजंस की, तो वो लोअर कोर्ट वालों को फॉलो करने ही पड़ते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट वालों, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को। बट इसमें यही बोला है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो बाउंड है प्रेसिडेंट ऑफ द हायर कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट आर बाउंड टू देयर ओन प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो हाई कोर्ट है जो बाउंड होते हैं ओन प्रेसिडेंट पर। बट व्हेन कम टू द हाई कोर्ट्स द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट, जब हम बात करते हैं एक डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और दूसरे डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जब बात की जाती है हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेट, ये हाई कोर्ट है यूपी का और ये हाई कोर्ट है एमपी का, ठीक है। बोला है ऐसा तो होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजन जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। जब बात आती है हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की, तो इन दोनों के डिसीजन जो है वो एक दूसरे पर बाइंडिंग नहीं होते। जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, डिसीजन ऑफ कोर्ट विद द सेम अथॉरिटी, द लेटेस्ट डिसीजन टू बी फॉलोड, ठीक है। और एज पर द आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन सभी पर बाइंडिंग होते हैं अक्रॉस द कंट्री। हर एक, मतलब हर एक कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट पर, हर एक पर्सन पर, सभी पर जो है वो बाइंडिंग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो है वो बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग ऑन इटसेल्फ। बट जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, एक जज ने ये वाला डिसीजन दे दिया तो दूसरे वाले जज भी ये उस पर भी, उन पर भी क्या होगा, ये डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। बोला है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो खुद पर बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के डिसीजन जो है वो भी खुद पर बाइंडिंग नहीं होते। एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो सबसे पहले हम सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री जो है वो फॉलो किए जाते हैं और बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। यही बात थी डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस की। रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा की बात करते हैं तो टर्म और रेस जुडिकाटा मीन द सब्जेक्ट मैटर अर्जर्ड। एक बार जो सब्जेक्ट मैटर है, केस है जो डिसाइड हो गया है और एज पर इस डॉक्ट्राइन के अंडर वंस अ लॉ सूट जो है वो डिसाइड हो जाए अपॉन द पार्टीज और बार्ड फ्रॉम द रेजिंग द सेम इशू। यदि बात करते हैं, जब हमने सीपीसी भी पढ़ा होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो यही बोलता है कि यदि एक पार्टीज हैं, यदि फैक्ट मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम है, सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम है, तो और पार्टीज भी सेम है, इश्यूज भी सेम है, सब कुछ सेम है, और वो केस जो है एक बार डिसाइड हो चुका है तो दोबारा उस केस को दोबारा से फाइल नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन कैन नॉट रेज अनदर इशू अराइजिंग फ्रॉम दिस क्लेम आइदर सिंस दे कुड हैव रेज द सेम इन द प्रीवियस सूट, ठीक है। ये बात बोली है कि एक बार डिसीजन हो गया तो हो गया, फिर बार बार केस को फाइल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा ही होता रहा, मतलब यदि बार बार हम उसी मैटर को लेकर केस फाइल करते रहें, तब तो
हमारे कोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा केसेस जो थे वो आ जाने थे, ठीक है। इसलिए ये डॉक्ट्रिन जो है वो नेसेसरी है और अप्लाई होता है। रेशियो डेसिडेंडी की बात करते हैं। यहाँ बात की गई है called the ratio decidendi. Decidendi mean reason for the decision. यहाँ बात करी है कि यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर ने, जज ने डिसीजन दिया तो उसका क्या रीज़न था। रीज़न फॉर द डिसीजन की बात करते हैं। फॉर द डिसीजन, मेरा पेन टैब चल नहीं रहा, बट रेशो का मतलब होता है रीज़न और डेसिडेंडी का मीन होता है द डिसीजन, ठीक है। मीन एज पर द सालमेंट, अब प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल डिसीजन। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जुडिशियल डिसीजन होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। दैट कंटेन, वो कंटेन करते हैं लीगल प्रिंसिपल with the authoritative element called the ratio decidendi, and the ratio decidendi mean the reason of for the decision. Whenever a judge get a case to decide on he has to adjudicate in even when there is no statute or precedent concerning the principle that governs such decision is reason for the decision, which is also called the ratio decidendi, ठीक है। मीन क्या देखा जाता है, रीजन क्या है उस डिसीजन को देने का, वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब उस डिसीजन को देते टाइम कोर्ट ने, जज साहब ने क्या ऑब्जर्व किया उसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टर डिक्टा में। मीन मेयर से बाय द वे, केवल कह देने से, ऑब्जर्व करने की बात यहाँ करी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की, that this term is used to refer the statement of the law that is not required for the case at hand. वो कि नहीं रिक्वायर नहीं होती। A judge may in the judgment of a case declare some legal principle to be applied a hypothetical situation, ठीक है। यही होता है कि रीजन फॉर द डिसीजन, क्या रीजन था, ये हम देखते हैं रेशियो डेसिडेंडी में, ठीक है। और ऑब्जेक्टर डिक्टा की बात करते हैं हम, तो ऑब्जेक्टर डिक्टा है ऑब्जर्वेशन। उस डिसीजन को देते टाइम जज ने उस केस में क्या ऑब्जर्व किया था वो बात करी जाती है ऑब्जेक्टर डिक्टा में, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं तो हमारे अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव होते हैं। अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल प्रेसिडेंट आर दोज प्रेसिडेंट, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं सबॉर्डिनेट के कोर्ट के द्वारा, वेदर दे अप्रूव ऑफ और नॉट, ठीक है, चाहे वो अप्रूव हो या ना हो। दे क्रिएट अ डायरेक्ट और डिफाइंड रूल ऑफ लॉ, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट एंड डिफाइंड रूल ऑफ लॉ को क्रिएट करते हैं। दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द लीगल सोर्स। और परसुएसिव सोर्स क्या होते हैं, जो कि क्या है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब अथॉरिटेटिव जो है वो ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं और फॉलो किए जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा। और परसुएसिव कोर्ट जो है प्रेसिडेंट जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द जज, ठीक है। और परसुएसिव प्रेसिडेंट जो है वो कैन बी अप्लाई एज द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, ठीक है। फिर आता है ये, हम टाइप ऑफ प्रेसिडेंट देख रहे हैं जिसमें हम अथॉरिटेटिव और परसुएसिव की बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट में हम देखते हैं कि ऐसे प्रेसिडेंट जो कि बाइंडिंग होते हैं ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट एज द एब्सोल्यूट मैनर, सबऑर्डिनेट कोर्ट पर एब्सोल्यूट मैनर से। और यदि उनकी कोई डिसऑबिडेंस करता है एंड इट कैन नॉट बी डिसऑबेड इवन इफ इट इज रॉन्ग, ठीक है, उनको डिसऑबिडेंस जो है वो नहीं किया जाए। कंडीशनल अथॉरिटेटिव होता है कि ऐसे अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो कि बाइंडिंग होते हैं ऑन अदर जजेस बट कैन बी डिसरिगार्ड इन द सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस में उनको डिसऑबे भी किया जा सकता है यदि जज जो है अपना रीजन दे दे कि इस कारण मैंने ये जो है उसको डिसऑबे किया, तो
ठीक है, वो होता है कंडीशनल। ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी में, जो कि ओरिजिनली में, जो कि शुरू से ही ओरिजिनल से क्या है, प्रेसिडेंट है, और अकॉर्डिंग टू द सालमन डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट सिंपली डिक्लेयर इज ऑलरेडी, जो कि पहले से डिक्लेयर हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ और जजमेंट की बात करता जाता है, तो हम उसे डिक्लेरेटरी बोलते हैं। और मेयर, इट इज़ अ मेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो है वो क्रिएट करता है, अप्लाई करता है अ न्यू लॉ। ठीक है, कुछ फैक्टर दिए गए हैं अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट के, अ नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच दैट मेक द डिसीजन एंड अनमिस डिसीजन, मतलब हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट को, तो बोला है हम नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद बोला है सर्वसहमति से डिसीजन दे सकते हैं, अप्रूवल बाय द अदर कोर्ट स्पेशली द हाई कोर्ट्स, और एनेक्टमेंट किया जाए उस डिसीजन के अकॉर्डिंग लॉ का। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि डिक्रीजिंग करते हैं अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यदि फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेजिस्लेशन को। सबसे पहले हमने देखा कि प्रेसिडेंट के टाइप देख लिए, अब हम देखेंगे लेजिस्लेशन के, फिर हम देखेंगे कस्टम। यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चार्ट के थ्रू सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन जो है वो रेफर करता है ऐसे रूल जो इनेक्ट किए जाएं बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, मतलब हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो इनेक्ट किए जाएं ऐसे लॉ, उनको बोलते हैं लेजिस्लेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इन अ जूरिस्प्रूडेंस। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है जूरिस्प्रूडेंस का। द वर्ड लेजिस्लेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लेजिस और लेटम। लेजिस मीन लॉ और लेटम मीन मेकिंग। ठीक है, मतलब लॉ को बनाना। लेजिस मीन लॉ एंड लेटम मीन मेकिंग, मतलब लॉ मेकिंग। टाइप ऑफ लेजिस्लेशन क्या, सुप्रीम है और सबऑर्डिनेट है। सुप्रीम की हम बात करते हैं तो बोला लेजिस्लेशन इज सेड टू बी द सुप्रीम व्हेन इट इज एनेक्टेड बाय द सुप्रीम और सॉवरेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी। कि सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होते हैं जिनके द्वारा बोला है जब लॉ जो है इनेक्ट किया जाए बाय द सुप्रीम और सॉवरेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी। द बॉडी मस्ट बी पावरफुल होनी चाहिए टू द एक्सटेंट दैट रूल और लॉ enacted by, or it cannot be annulled or modified by the other body। ठीक है, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसको हम सॉवरेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी हमारे इंडिया में लॉ पास होता है तो यदि उस लॉ में कहीं भी कोई पॉइंट जो है वो गलत दिख जाता है तो लॉ कोर्ट के द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, सॉवरेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, क्योंकि उसके डिसीजन को कभी भी चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है। ऐसे लेजिस्लेशन बोला है लेजिस्लेशन जो इनेक्ट करते हैं लॉ मेकिंग बॉडी इज सेड टू द सबऑर्डिनेट। द सबऑर्डिनेट बॉडी मस्ट हैव डिराइव्ड इन द लॉ मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी एंड इट इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेशन बॉडी। इसको हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। इसके काइंड बताए हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कॉलोनियल, जुडिशियल, म्युनिसिपल, ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में बोला है कि ऐसे लॉ जो बनाए जाएं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है, और कुछ पावर जो है वो दी जाए इंटेंशन टू द लेजिस्लेचर की। कॉलोनियल में होते हैं जिसमें कुछ टेरिटरीज अक्रॉस द ग्लोब कॉलोनाइज बाय द ब्रिटेन, इसकी बात करी गई है, उनके द्वारा बोले लॉ बनाया जाए। जुडिशियल डिसीजन की बात करी है कि कोर्ट जो है, कोर्ट का रोल तब आता है जब कोर्ट्स में कोई मैटर आ जाए, तो अदरवाइज वो पार्लियामेंट के किसी फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जब वो अपने डिसीजन देते हैं तो उनको जुडिशियल लेजिस्लेशन बोला जाता है।
ठीक है। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं लॉ मेकिंग पावर से, इनेक्टेड बाय द लॉ। ऑटोनॉमस बॉडी जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी, कॉरपोरेशन, क्लब, इसके द्वारा जो लॉ है वो बनाया जाए, कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाए तो उसे हम ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन जो है वो बोलते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट या किसी भी बॉडी के द्वारा अपनी जो कुछ पावर्स होती हैं वो डेलीगेट कर दी जाए दूसरी बॉडी को, उसे बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब हम देखते हैं लास्ट, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम जो है वो रेफर करता है कि ऐसे रीति रिवाज जो कि बहुत टाइम से फॉलो किए जाएं उसको हम बोलते हैं कस्टम। एक प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स बोला गया है हमारे कस्टम को, ठीक है। मीन ऐसा कस्टम जो कि बहुत ही टाइम से फॉलो किया जा रहा है और पीपल ऑर्गेनाइज करते हैं themselves to the from cohesive group of the order to maintain fairness, equality and liberty की जब बात आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के अपने अपने कस्टम होते हैं, कम्युनिटी होती हैं, एडिशनल सर्विस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शन 2 सब क्लास 2 में हिंदू मैरिज एक्ट वॉज एग्जम्प्टेड द शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। जब हम सेक्शन 2 सब क्लास 2 की बात करते हैं तो कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो है वो नहीं रखा गया है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है, तो वो होते हैं कस्टम, क्योंकि वहाँ का कस्टम जो है वो उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो है आने की इजाज़त नहीं देता, तो उनको बोला है वो हो गए कस्टम। तब अब बात कर लेते हैं एक वैलिड कस्टम के लिए क्या होना चाहिए, तो बोला है रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो कस्टम क्या है, रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। कि पहले तो बात करी है रीजनेबल होने चाहिए और फिर बोला है एंटीक्विटी होनी चाहिए। रीजनेबल मीन कि ऐसे कस्टम जो कि प्रैक्टिकल हों और कंफर्ट विद द बेसिक मोरालिटी और को प्रिवेल करे इन द मॉडर्न सोसाइटी में। एंटीक्विटी होनी चाहिए मतलब इट मस्ट हैव बीन प्रैक्टाइज इन द इमोरियल, और सर्टेनिटी मीन सर्टन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एम्बिगस नहीं होना चाहिए कुछ भी, मतलब एम्बिगस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगस होने चाहिए। और कन्फर्मिटी होनी चाहिए मतलब बहुत टाइम से उसको लॉन्ग टाइम से फॉलो किया गया हो, ठीक है। और रीजनेबल होने चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, और सर्टेनिटी होनी चाहिए, कभी भी उसको नो ब्रेकिंग होनी चाहिए, मतलब कभी भी उसको जो है वो ब्रेक ना किया गया हो, नो ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ बात की है कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट कंटिन्यूटी इन प्रैक्टिस, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से उसको जो है वो कंटिन्यू किया गया हो, मस्ट नॉट बी अपोजिशन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कस्टम भी जर्नल और यूनिवर्सल, कस्टम जो होते हैं वो जर्नल भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, और लॉ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मैन द कस्टम में क्या है, एक कंसेप्शन है, ठीक है। At the first step, law made by the rulers who is inspired by the divine, बोला है एट द फर्स्ट टाइम लॉ जो है वो बनाया गया था रूलर्स के द्वारा जो कि इंस्पायर्ड थे डिवाइन से। रूलर्स वर बिलीव्ड टू बी द मैसेंजर्स ऑफ गॉड माना जाता था उनको। सेकंड स्टेज थी जब हमने कस्टमरी लॉ को देखा था, तो रूल बिकम अ हैबिट, रूल क्या थे, बिकम अ हैबिट बन गए थे ऑफ द पीपल, इट बिकम अ कस्टमरी लॉ, जिनको हम कस्टमरी लॉ बोलते हैं। एट द थर्ड स्टेज क्या थी, नॉलेज ऑफ द कस्टम लाई इन द हैंडल ऑफ द मोरालिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स कॉल्ड द प्रीस्टली क्लास, ठीक है। और फाइनल स्टेज थी कोडिफिकेशन ऑफ कस्टम लॉ, मतलब एक चीज़ को बहुत टाइम से हम जब फॉलो करते हैं लॉन्ग टाइम्स से, तो पहले तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक है ये कस्टम है, उसके बाद हमें क्या हो जाती है, उसकी कस्टम की आदत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज़ को फॉलो करने लग पड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो कस्टम जो है वो सही है, उसके द्वारा किसी को
कोई नुकसान नहीं हो रहा, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ नहीं है, तो उसको हम बाद में कोडिफिकेशन कर देते हैं, जिसके बाद वो कस्टमरी लॉ जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कस्टम की बात करी है। टाइप ऑफ कस्टम क्या है? कुछ कस्टम जो है वो विदाउट अ बाइंडिंग होते हैं, विदाउट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब कुछ कस्टम की बाउंडेशन नहीं होती। यदि वो जो है ऐसे कस्टम जो है वो यदि हार्म हो भी जाए, नॉन बाइंडिंग हैविंग नो लीगल बाइंडिंग फोर्स होती है। कुछ कस्टम जो ऐसे रिलेट करते हैं क्लोथिंग से, मैरिजेस से, जो कि अवॉइडेड बाय नो अवॉइडिंग बाय सच कस्टम कैन ओनली रिजल्ट ऑफ द सोशल बायकॉट और नॉट लीगल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉरी, कि ऐसे कस्टम जो कि विदाउट बाइंडिंग होते हैं, यदि उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो भी जाए तो कहीं भी उनको लीगल कंसिक्वेंसेस जो है वो नहीं चुकानी पड़ती। मतलब यदि किसी कस्टम की अवहेलना भी हो जाए, डिसऑबे भी हो जाए, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, बस सोशल बायकॉट्स मतलब सोसाइटी में उसको जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कस्टम विद द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, कस्टम विद द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन में हम देखते हैं कि ऐसे कस्टम जिसके द्वारा, ऐसे कस्टम जिनको हम कस्टम विद द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बोलते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू द सोशल और ट्रेडिशन। ऐसे कस्टम जो कि रिलेट नहीं करते हैं सोशल कन्वेंशंस और द ट्रेडिशन से। मेनली 2 टाइप के होते हैं, लीगल कस्टम और कन्वेंशन कस्टम। लीगल कस्टम और कन्वेंशन कस्टम, लीगल कस्टम को फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। लीगल कस्टम आर जनरली जर्नल कस्टम और लोकल कस्टम। ठीक है, जर्नल मीन किसी ऑल मतलब सारे ही देश के द्वारा, मतलब जर्नल हो सब वो कस्टम सभी के लिए इक्वल हो। और जो हमारा लोकल कस्टम है मीन उसको, सॉरी एक मिनट, लीगल कस्टम को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो जर्नल कस्टम, लोकल कस्टम। लीगल कस्टम जो होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं इन द सैंक्शंस और ऑब्लिगेटरी इन नेचर होते हैं, और लीगल कंसिक्वेंसेस भी होती हैं यदि उनको फॉलो ना किया जाए। मतलब यदि उन कस्टम को फॉलो ना किया जाए तो पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, और जिसमें हमने देखा था लीगल कस्टम जो है वो जर्नल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। जर्नल मीन सभी के लिए, इन्फोर्सेबल थ्रू द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जर्नल मीन जो कि सभी के लिए इन्फोर्सेबल हो थ्रू द टेरिटरी ऑफ स्टेट। और कस्टम लॉ मीन अदर हैंड ऑपरेट ओनली अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बिलोंग करते हैं, वो हो गए हमारे लोकल कस्टम। ओके, एंड जर्नल मीन सभी एरिया मतलब सभी के लिए वो होते हैं जनरल कस्टम। ठीक है, कन्वेंशनल कस्टम जो होती हैं आर दोज कस्टम दैट आर इन्फोर्सेबल ओनली देयर एक्सेप्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट। ऐसे कस्टम जो कि इन्फोर्सेबल होते हैं बाय द ऑन देयर एक्सेप्टेंस थ्रू बाय एग्रीमेंट, वो किसी ना किसी एग्रीमेंट के थ्रू क्या हो, एक्सेप्टेंस होते हैं और इन्फोर्सेबल होते हैं। ऐसे कस्टम जो है ओनली इन्फोर्सेबल ऑन द पीपल who are party to the agreement incorporating। और 2 टाइप ऑफ कन्वेंशनल कस्टम होते हैं, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। ठीक है, ये फिर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है। जनरल मीन प्रैक्टिस की जाए ऐसे कस्टम की थ्रू आउट द टेरिटरी, और लोकल मीन जो कि रेस्ट्रिक्टेड किए जाए पर्टिकुलर प्लेस में और पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा कि कस्टम विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। लीगल कस्टम को, जैसे कि लीगल कस्टम को लीगल कस्टम को बोला है जर्नल, और पर्टिकुलर जर्नल और लोकल बोला है, और कन्वेंशन को भी जर्नल और लोकल बोला है। ठीक है, जर्नल मीन कॉमन टू ऑल और थ्रू आउट द टेरिटरी उसको फॉलो किया जाए। लोकल मीन पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जो हमारा चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, इसको सब्सक्राइब करिए। 1-2 लेक्चर जो हैं वो पहले के अपलोडेड हैं, आप उनको भी देखिए ताकि सीक्वेंस वाइज आप
जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।